ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी। चुनावी माह कवरेज आप देख रहे हैं और पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर चुनावी माह कवरेज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुजरात में बीजेपी 148 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में। गुजरात में कांग्रेस 20 सीटों पर आगे। बड़ी खबर गुजरात में आप 9 सीट पर फिलहाल आगे है रुझानों में, तो वहीं गुजरात में अन्य 5 सीटों पर आगे है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं नेटवर्क 10 पर। चुनावी माह कवरेज आप देख रहे हैं और माह कवरेज में आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। गुजरात में बीजेपी 148 सीटों पर आगे, तो वहीं गुजरात में कांग्रेस 20 सीटों पर फिलहाल आगे है। गुजरात में आप 9 सीटों पर आगे है, तो वहीं गुजरात में अन्य 5 सीटों पर आगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, पल पल की अपडेट्स चुनावी माह कवरेज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गुजरात में बीजेपी 148 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। रुझानों में आप देख सकते हैं कि फिलहाल बीजेपी आगे है, तो वहीं कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है। गुजरात में आप 9 सीट पर आगे है, वहीं गुजरात में अन्य 5 सीट पर आगे है। गुजरात चुनाव को लेकर के ये बड़ी जानकारी चुनावी माह कवरेज के जरिए। गुजरात में बीजेपी 148 सीटों पर आगे है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 20 सीटों पर आगे है। हालांकि कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ते हुए बीजेपी धीरे धीरे आगे निकलती हुई नजर आ रही है। गुजरात में अन्य 5 सीटों पर आगे है, तो वहीं आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पर चुनावी माह कवरेज और इसके जरिए आप तक बड़ी जानकारी, पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। बीजेपी 148 सीटों पर आगे, तो वहीं गुजरात में कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं गुजरात में अन्य 5 सीटों पर आगे है। चुनावी माह कवरेज में आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। गुजरात में बीजेपी 148 सीटों पर फिलहाल आगे है। रुझानों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी आगे है, कांग्रेस काफी पीछे। कांग्रेस 20 सीटों पर आगे है। गुजरात में आप 9 सीट पर आगे। हमारे साथ संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ी हुई हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार केसी मलखानिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। ईशा, सबसे पहले सवाल आपसे लूंगी। बीजेपी के दिग्गजों ने यह कहा है कि आपका तो खाता भी नहीं खुलेगा, क्या आसार दिख रहे हैं? बिल्कुल आसार यही दिख रहे हैं लक्ष्मी। अभी तक किसी भी सीट पे अपना खाता नहीं खोल पाई है आम आदमी पार्टी। पंजाब में जो मुद्दे लेकर चुनाव में उतरी थी आम आदमी पार्टी, उन्हें लगा था कि इस बार पंजाब की तरह कोई करिश्मा कर पाएगी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नजरें यहाँ पर टिकी है कि क्या 68 उम्मीदवारों की यहाँ पर जमानत जब्त होती है। लेकिन यहाँ इसी बीच देखिए रोमांचकारी मुकाबला देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि अगर हम कांगड़ा की सीट की अगर बात करें, 17 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और ये कहा जाता है कि अगर राजधानी शिमला तक का रास्ता कहीं से जाता है तो कांगड़ा से होकर गुजरता है। कांगड़ा जिसने जीत लिया, हिमाचल प्रदेश की जीत का ताज भी उसके सर सज गया। अगर हम कांगड़े की बात करें तो यहाँ पर 7-7 सीटों पर दोनों में ही कांटे की टक्कर मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, गृह जिला है उनका बिलासपुर में पिछड़ती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और इन सीटों पर कांग्रेस आगे हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा देखिए लक्ष्मी, यहाँ पर भी नजरें टिकी हुई हैं। जो बागी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनको टिकट नहीं दी गई थी, चुनाव मैदान में हैं, वो भी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए अब जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, अब यहाँ पर कमान जेपी नड्डा या केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को नहीं सौंपी जाएगी कि अगर जोड़ तोड़ करना भी है तो किस नेता को जोड़ तोड़ करके बीजेपी के खेमे में लाया जा सकता है ताकि सत्ता में काबिज हो। अब यहाँ पर खुद उतरेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हमने देखा था जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागी नेता को भी कॉल की थी कि आप चुनाव मैदान में ना उतरे। इस वक्त देखिए वो बढ़त बनाए हुए हैं लक्ष्मी। तो ऐसे में
कमान सीधे तौर पर यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व ने भी संभाल ली है और माना जा रहा है कि जो जोड़ तोड़ की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें वो जरूर जुट गई है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा महज 35 है और कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर चल रही है। और वहीं अब अगर हम बात करें कृपल परमार की, ये वो नेता हैं जो बीजेपी से बागी हो गए थे और चुनाव में उतरे हैं, और इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन किया था कि आप चुनाव न लड़े, लेकिन जीत के काफी करीब ये माने जा रहे हैं इस वक्त और काफी बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश में है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ पर जीत कर आते हैं, 4 ऐसी सीट हैं जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं, उन्हें अपने खेमे में लाया जाए, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 35 है। और वहां कांग्रेस की अगर बात करें, वो इसमें जुट गई है कि छत्तीसगढ़ ले जाया जाए या फिर जयपुर यहाँ पर लिया जाए। जी चलिए अब अगला सवाल हम लेना चाहेंगे केसी मलखानिया जी आपसे। इस बार गुजरात चुनाव में मोरबी में हुए हादसा जो है वो कांग्रेस के लिए बड़ा एसेट बन गया था। कांग्रेस लगातार सत्ताधारी पार्टी पर लगातार हमलावर थी, तो क्या वो जो एसेट वो बनाना चाह रहे थे, क्या वो कामयाब हुआ? देखो, जनता जो है वो देखती तो है कि क्या कुछ हुआ है, उसका थोड़ा बहुत असर तो होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, परंतु जनता ये देखती है कि कौन सी पार्टी जो है वो हमें स्थायी सरकार दे सकती है और कौन सी पार्टी जनता का भला कर सकती है। इस समय केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनका मुकाबला कर पाए। और इसके साथ साथ जो राहुल गांधी जी है वो गुजरात चुनाव में गए ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि लोग जानते हैं कि कांग्रेस गुजरात में कहीं भी टिकती नहीं है। यहां तक यहाँ आप पार्टी ने भी अपना पूरा जोर लगाया। अब देखते हैं कि आप पार्टी कहाँ कितना प्रदर्शन कर पाती है, क्या अब वो राष्ट्रीय पार्टी बनने के बराबर मत ले सकती है यहाँ, जिससे ये राष्ट्रीय पार्टी बन सके। परंतु जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो यहाँ बहुत खराब रहा है, हिमाचल में अच्छा रहा, दिल्ली में भी खराब रहा है। तो कांग्रेस दिन प्रतिदिन नीचे जाती रही है। भले ही इन्होंने जो है पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है वो बदल दिया, परंतु फिर भी उसका कोई असर नहीं है। इनके पास कोई दमदार नेता नहीं है जो देश को नेतृत्व दे सके, जिसको लोग जो है प्रधानमंत्री के रूप में देख सके। मोदी का कोई विकल्प इसमें कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए जो कोई भी दुर्घटना हो गई उसका थोड़ा बहुत असर होता है। परंतु ये ठीक है कि इतने लोगों की मौत हो गई और बहुत बड़ा हादसा था, इसको कांग्रेस बना सकती थी, परंतु कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी होने के कारण और मुद्दों की कमी होने के कारण इसे बना नहीं पाई। पिछले 27 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है और इसमें में लोग दुखी भी हो जाते हैं, कई लोगों के काम नहीं होते, परंतु इसका असर गुजरात में नहीं हुआ। गुजरात के लोग कहते हैं 27 सालों में विकास हुआ है और जो दूसरी पार्टी है वो इतना विकास नहीं कर पा सकती, और देश के जो प्रधानमंत्री है वो गुजरात से है, इसलिए लोगों को प्रधानमंत्री के साथ प्यार है, भाजपा के साथ प्यार है, और कांग्रेस इसमें यहाँ अभी अपने पैर नहीं जमा पा रही है। बहुत कम सीटें, 10% ही नहीं जा रहे हैं उनका जो भाजपा से, तो कहाँ 158 सीटें जा रहे हैं, कहाँ उनकी 15 सीटें इसमें जा रही हैं। तो इसमें जो है कांग्रेस को अभी सोचना होगा, नेतृत्व खड़ा करना होगा, तभी जाकर कांग्रेस जो है आगामी चुनाव में कहीं अपना अस्तित्व बचा सकती है। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग चेहरा होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक हो जाता है, और शायद इसलिए क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी एमसीडी चुनाव में हार गई? क्या ये कहा जा सकता है? नहीं, एमसीडी चुनाव में जो लोकल मुद्दे थे और 15 साल का जो था कहता, परंतु जैसे दिखा रहे थे चुनाव, दिखा रहे थे कि जो बीजेपी है इसको 50 से भी कम सीटें मिले, को 20 कह रहा था, परंतु 100 का आंकड़ा पार कर लिया, 104 सीटें ले गई। बीजेपी का प्रदर्शन तो अच्छा रहा है, परंतु वहां राष्ट्रीय मुद्दे थे। दिल्ली में भी जब संसद के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो वहां 7 सीटें ले गई है बीजेपी। उन्हें राष्ट्र और
स्थानीय मुद्दे जो है वो अलग अलग काम करते हैं, और उनको बुलाने में जो है वो आप पार्टी कामयाब रही है। उन्होंने मुफ्त में बिजली दे दी है, पानी दे दिया है, स्कूलों को कहते हैं दवाइयां मुफ्त दे दी है, कई कुछ दिया है। और उस प्रलोभन में लोग आए हैं, जैसे बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा का प्रबंध कर रखा है। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, इनसे लोग आकर्षित होते हैं। परंतु जब राष्ट्रीय मुद्दा आता है तो राष्ट्रीय मुद्दे में देखा जाता है कि देश का नेतृत्व कौन कर सकता है, कौन देश की जो छवि है देश के अंदर और विदेशों में फैला सकता है, कौन देश का सिर जो ऊंचा कर सकता है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में अभी हमारे कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता है। इसलिए जो एमसी चुनाव है या लोकसभा चुनाव है, अभी हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो थोड़ी कमी रही है। जो इन्होंने हरियाणा में चुनाव लड़ा था पार्टी चिन्ह में, तो उसमें भाजपा को उतनी सफलता नहीं मिली। दूसरी पार्टियां कांग्रेस में बिना चुनाव चिन्ह के लड़ी थी और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो स्थानीय मुद्दे लागू होते हैं। जहां तक राष्ट्र का सवाल है, देश की जनता राष्ट्र हित को सामने रखकर वोट देती है। जी, अगला सवाल ईशा आपसे है। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि केजरीवाल जो है वो माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, तो जो गुजरात और हिमाचल में चुनाव लड़ने की इस बार उनकी कोशिश है और राष्ट्रीय पार्टी बनने की जो कोशिश है, क्या उनकी ये जो स्ट्रैटेजी है वो भी एक स्ट्रैटेजी के अंदर में काउंट किया जाएगा कि वो वहां पर चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए वहां पर इस बार चुनाव लड़ रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो कि आप सुप्रीमो हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये सपना संजोए बैठे हैं कि देश का अगर अगला प्रधानमंत्री कोई होगा तो वो खुद होंगे, क्योंकि उनके तमाम नेता भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। अगर हम बात करें पूरे देश भर की, तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, तो हिंदू पर खासा जो बड़ा वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त खड़ा है। यही वजह है कि जो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हैं वो कहीं ना कहीं कॉपी करते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरीके से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, और हमने देखा था कि गुजरात की बात करें या फिर पंजाब या हिमाचल में जिस तरीके से चुनाव है, यहाँ पर भी तिरंगा यात्रा निकाली थी अरविंद केजरीवाल ने और राष्ट्रवाद का यहाँ पर कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए नजर आए थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हिंदुत्व के मुद्दे की, तो यहाँ पर देखिए जिस राम मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं मुखर थे अरविंद केजरीवाल, आज कहते नजर आते हैं कि अगर उन्हें मौका दिया तो वो अयोध्या लेकर जाएंगे जो बुजुर्ग हैं उन्हें और फ्री में यात्रा करवाएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जरूर कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जो चुनावी मुद्दे उन्होंने यहाँ पर पंजाब की जनता से वादे किए थे उन वादों को यहाँ पर पूरा नहीं किया गया है। 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो काम पूरे नहीं हुए हैं, कानून व्यवस्था लगातार चरमरा गई है। महिलाओं से वादा किया गया था कि 1000 रुपए मासिक भत्ता यहां पर दिया जाएगा। यही चुनाव मैदान, यही मुद्दा लेकर वो हिमाचल में उतरे थे, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आ रही है लक्ष्मी, उससे लगता है कि एक भी सीट यहां पर आम आदमी पार्टी को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कड़ा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो बागी नेता होके भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। एक बार फिर से चुनावी महाकवरेज के जरिए आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हिमाचल में कांग्रेस 33 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं बीजेपी 32 सीटों पर आगे। आप देख सकते हैं कि कांटे की टक्कर बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस के बीच। हिमाचल में अन्य 3 सीटों पर आगे है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चुनावी महाकवरेज के जरिए। नेटवर्क 10 पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस 33 सीटों पर आगे है, तो वहीं बीजेपी 32 सीटों पर आगे है। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ केसी मलकानिया जी भी हैं। केसी मलकानिया जी, सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आप के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल वो लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में मुद्दा उठाया था कि नोट पर
गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति मतलब फोटो होनी चाहिए, और साथ में उन्होंने अक्सर वो राम मंदिर के अगेंस्ट भी वो बातें करते हैं। तो क्या गुजरात की जो मुस्लिम वोटर्स हैं, क्या उनको अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे? जब आप नोट पे कृष्ण की या गणेश की मूर्ति मांगेंगे, फोटो मांगेंगे, तो वो खुश कहाँ होंगे, वो तो नाराज होंगे उनके। और इसका जो असर है मुस्लिम इलाकों पर पड़ा है। जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी मुफ्त की राजनीति जो है वो चल गई है, पंजाब में भी चल गई और दिल्ली में भी चल गई है। परंतु पंजाब में जो उन्होंने 1000 रुपया देने का वायदा किया था और कई वायदे किए थे, वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। उन्होंने जो पराली का मुद्दा उठाया था कि हम किसानों को ऐसा विकल्प देंगे जिससे पराली जलानी नहीं पड़ेगी, परंतु अब पराली भी जल रही है। तो लोग जो है उनके मुद्दों को समझते हैं। वो ये ठीक है कि भाजपा की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि ज्यादा जो वोटर है वो हिंदू वोटर ज्यादा है, तो उसको आकर्षित कैसे करना है। इसलिए वो कभी तो राम मंदिर का मुद्दा जो उठाते हैं कि हम लेके जाएंगे, अयोध्या में दर्शन कराएंगे, कभी उसका विरोध करते हैं। तो वो नब्ज देखते हैं, पंजाब में कोई बात करते हैं, हरियाणा में कोई बात करते हैं और दिल्ली में कोई बात करते हैं। जैसे SYL का मुद्दा है, उसमें पंजाब का में उनका कुछ स्टैंड होता है, हरियाणा में कुछ स्टैंड होता है। तो वो समय के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। उनमें एक कला है कि वो झूठ भी बोलते हैं तो बड़े दिलेरी के साथ बोलते हैं। आप देखो मनीष सिसोदिया जो कहते हैं तो इतनी जबरदस्त तरीके से झूठ बोलते हैं कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि वो झूठ भी सच लगता है। वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, ये कट्टर बेईमान है। वो कहते हैं कि जो जितेंद्र जैन है उसको फिजियोथेरेपी दी जा रही है, जबकि मार्च कर रहे हैं। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पे जो आप पार्टी है डट कर झूठ बोलती है। इनके नेता जो हैं, कुछ लोगों ने ऐसा कर रहा है, परंतु इस बार चुनाव जो MCD के चुनाव है उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने सबको साथ लेकर चलना है, हमें प्रधानमंत्री का भी साथ चाहिए। तो वो समझ गए हैं कि विरोध की राजनीति से जो सरकार नहीं चलती। दिल्ली में केंद्र सरकार की जरूरत है और वो सभी पार्टियों का सहयोग चाहते हैं और अब प्रधानमंत्री का भी सहयोग मांग रहे हैं, चाहे जितना मर्जी विरोध करें, परंतु उन्हें केंद्र का सहयोग लेना होगा, तभी वो दिल्ली का विकास कर सकते हैं। चाहे कूड़े का मुद्दा, चाहे दूसरे मुद्दे हैं, उनका हल तभी हो सकता है। सर, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बड़े ही कट्टरवादी हैं, और लगातार वहां पर ऐसा देखा जाता है कि मुस्लिम तबकों में खौफ रहता है योगी आदित्यनाथ का, और वो स्टार प्रचारक के तौर पर। सर, अभी आपसे सवाल लेंगे, यही सवाल, लेकिन रुक करेंगे इस बीच बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको दिखा दें, नेटवर्क 10 पर चुनावी महा कवरेज के अंदर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी महा कवरेज में गुजरात में बीजेपी 153 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी, गुजरात में कांग्रेस 17 सीटों पर आगे है मात्र, तो वहीं बढ़त बनाते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। गुजरात में आप 8 सीट पर आगे है, तो वहीं गुजरात में अन्य 4 सीट पर आगे है। फिलहाल बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं चुनावी महा कवरेज के जरिए। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और आपको अपडेट्स दे रहे हैं। गुजरात में बीजेपी 153 सीटों पर आगे है। रुझान आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में गुजरात कांग्रेस 17 सीटों पर आगे है। गुजरात में आप 8 सीट पर आगे है, तो वहीं गुजरात में अन्य 4 सीटों पर आगे है। और आप देखिए ये तस्वीरें, आपको गुजरात की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी चुनाव के नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं और ना ही वहां पर अभी बिल्कुल तस्वीरें स्पष्ट भी नहीं है, लेकिन पहले से ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए अभी से ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं और आप देखिए कि बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। इनको पहले से ही अनुमान है, शायद ये एग्जिट पोल की भी ये मानकर चल रहे थे और पहले से भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी शायद वहां पर एक बार फिर से सत्ता काबिज करने वाली है और इसलिए बीजेपी पहले से ही तैयार है जश्न मनाने के लिए। सवाल
केसी मलकानी जी आपसे है, आपसे मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बड़ा खौफ है मुस्लिम तबके में और बिल्कुल कट्टरवादी वो राजनीति करते हैं और वो स्टार प्रचारक के तौर पर गुजरात में बहुत बार गए और चुनावी रैलियां की, जनसभाएं की, तो क्या वहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो क्या बीजेपी से कट जाएगी या फिर क्या आसार हैं, क्या लगता है सर, आप अपनी राय रखें। देखो, योगी जी का वर्किंग स्टाइल कुछ अपने हिसाब का है कि वो देखते हैं जो अपराधी है या जो देश विरोधी है उसके विरुद्ध जो कड़ी कार्रवाई करते हैं, इसलिए उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमानों के बरखिलाफ कोई काम करते हैं। हाँ, अगर मुस्लिम जो हैं वो अगर गलत काम करते हैं तो उनको सजा पूरी देते हैं, तो इससे जो है लोगों का विश्वास भी बढ़ता है, कानून व्यवस्था जो है कायम होती है। उसका अनुसरण जो है मध्य प्रदेश भी कर रहा है और दूसरे राज्य भी कर लग रहे हैं, बुलडोजर बाबा के नाम चल रहे हैं। परंतु इसका थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है कि वो कट्टर हिंदू हैं, तो इसका से है जो मुस्लिम वोटर हैं थोड़े बहुत कट सकते हैं, परंतु लोग इन लोगों का विश्वास भाजपा में है। दूसरी पार्टी जो है, पहले कांग्रेस में विश्वास था, अब आप पार्टी आ गई, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आ गए, ओवैसी जी आ गए, तो ये मुस्लिम जो वोट है वो पट रहा है। मुस्लिम को अभी ये नजर नहीं आ रहा है कि हम जाएं तो किधर जाएं। कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में आती नजर नहीं आ रही है उन्हें, और जो आप पार्टी अभी अपना अस्तित्व ढूंढ रही है, तो इस समय उनके पास विकल्प तो भाजपा ही है, परंतु भाजपा को वो वोट देना नहीं चाहती है, वो उसको मुस्लिम विरोधी मानती है, परंतु विकल्प ना हो तो क्या करें। तो इसलिए इसका इतना ज्यादा असर नहीं है। हाँ, कुछ असर तो है, जो गुजरात में है मुस्लिम वोटर जो है वो इनको वोट ना देकर या कांग्रेस को देंगे या आप पार्टी को देंगे, और उसका फायदा लगता है कि आप पार्टी को इस बार गुजरात में कुछ मिलेगा। जो हिंदू जो मुस्लिम वोट है वो जो है वो आप पार्टी को मिल सकते हैं। कांग्रेस से तो लोग निराश है और आप पार्टी इसका फायदा उठा रही है। चलिए, अगला सवाल ईशा आपसे है। क्या अपडेट्स है अभी हिमाचल और गुजरात चुनाव को लेकर के? अभी गुजरात से तस्वीरें भी हमने दिखाई जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए भी नजर आए। देखिए लक्ष्मी, जो चुनाव आयोग की तरफ से अभी हिमाचल प्रदेश के रुझान जो सामने रखे गए हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 32-32 पे हैं, वहीं 4 पे निर्दलीय हैं। यहाँ पर रोचक ये जानकारी मिलकर सामने आ रही है लक्ष्मी, जो उम्मीदवार निर्दलीय तौर पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं वो चारों ही वो बागी नेता हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट न देकर चुनाव मैदान में नहीं उतारा था। बगावती तेवर उन्होंने दिखाए थे और निर्दलीय के तौर पर उन्होंने चुनाव मैदान में ताल ठोकी और इस वक्त चारों उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी निगाहें हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस वक्त टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर साख दाव पर लगी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की दाव पर लगी है, क्योंकि बीजेपी के अंतर्कलह के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर दिखती हुई नजर आ रही थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर कमान अपने हाथ ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भावुक अपील यहाँ पर की, पत्र यहाँ पर दिए गए, बांटे गए कार्यकर्ताओं को और यहाँ हिमाचल की जनताओं को। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर नजरें टिकी है कि ये 4 उम्मीदवार जो निर्दलीय तौर पर बढ़त बनाए हुए हैं, बीजेपी लगातार इनसे संपर्क साधेगी और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे बात करेंगे और बीजेपी का समर्थन इनसे मांगेंगे। क्योंकि हमने देखा था जब ये बागी नेता भी चुनाव मैदान में उतरे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कॉल की थी इन्हें कि आप ऐसे बगावती तेवर ना दिखाएं और बीजेपी के साथ मिलकर चलें। लेकिन यहाँ पर देखिए बढ़त बनाए हुए हैं और यहाँ पर कांग्रेस को ये डर है कि क्योंकि कांटे की टक्कर है, मुकाबला रोचक है, कांग्रेस को ये डर है कि अगर कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में कुछ सीटों से बहुमत में आ भी जाती है या थोड़ी सीटों से पीछे भी रह जाती है तो भाजपा यहाँ पर खरीद फरोख्त ना कर ले, जोड़ तोड़ ना कर ले। यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है और यहाँ पर कोशिश कांग्रेस की ये है कि जैसे ही 12 बजे के करीब नतीजे साफ हो जाएंगे कि कौन
कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है, उन्हें या तो छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, या फिर राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार है जयपुर ले जाया जाएगा। यहां पर पूरी संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है उन्हें छत्तीसगढ़ ले जाया जाए, क्योंकि यहां पर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था चुनाव के तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। तो यहां पर यह भी नजरें टिकी हुई है। वहीं अभी जो सामने आ रही हैं बातें, उससे ये पता चल पा रहा है कि जो कांग्रेस के पहले ये स्थिति थी कि कांग्रेस अपने जितने भी जीते हुए उम्मीदवार हैं उन्हें जयपुर ले जा सकती है, लेकिन प्रचंड बहुमत की ओर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी गुजरात में। तो ऐसे में अब नजरें यहाँ पर कांग्रेस की टिकी है। हिमाचल प्रदेश के परिणाम में क्या सत्ता में काबिज होती है? बहुमत का आंकड़ा महज 35 है। 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, मतगणना जारी है। और इसी बीच अगर हम बात करें कांगड़ा का, हम लगातार जिक्र कर रहे थे क्योंकि कांगड़ा में जिस पार्टी ने ज्यादा सीट जीत ली, सत्ता की चाबी उसी के हाथ में आ जाती है। कांगड़ा में 15 सीटें हैं। 2017 चुनाव की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीटें आई थी और वहीं कांग्रेस के 3, और बीजेपी ने यहां पर सरकार बनाई थी। 2012 के आंकड़ों में जाएं तो 2012 में कांगड़ा में कांग्रेस 10 सीटें जीती थी, महज 3 बिल्कुल ईशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और केसी मलकानिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नेटवर्क 10, क्योंकि ब्रेक के बाद भी आपको दिखाएंगे चुनावी महा कवरेज।